13 मार्च 2013 की सुबह श्रीनगर के बेमिना इलाके में बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुई थी। कश्मीर की सुबहों में एक अलग ही शांति होती है। हल्की ठंडी हवा, दूर पहाड़ों से उतरती धुंध और धीरे धीरे जागता शहर। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोग जमा होने लगे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई काम पर जाने की तैयारी में था, तो कोई बस रोज की तरह सुबह की चाय का आनंद ले रहा था। बेमिना का इलाका शहर के व्यस्त हिस्सों में गिना जाता है। यहाँ स्कूल, बाजार, सरकारी इमारतें और रिहायशी इलाके पास पास हैं। इसी इलाके में पुलिस पब्लिक स्कूल का मैदान था, जो स्थानीय युवाओं के लिए क्रिकेट खेलने की पसंदीदा जगह थी। उस सुबह भी मैदान में कुछ लड़के नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई गेंदबाजी कर रहा था, कोई बल्लेबाजी की प्रैक्टिस में लगा था। मैदान के बाहर कुछ बच्चे खड़े होकर खेल देख रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, जैसे हर सामान्य दिन में होता है। मैदान से कुछ दूरी पर सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन का कैंप था। वहां भी सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। जवान अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। कुछ जवान चाय पीते हुए घर की बातें कर रहे थे। कोई अपने बच्चे की तस्वीर मोबाइल में देख रहा था, तो कोई छुट्टी की योजना बना रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब बदलने वाला है। करीब 10:30 बजे मैदान की तरफ 2 युवक आते दिखाई दिए। दोनों लगभग 20 से 25 साल के लग रहे थे। उन्होंने स्पोर्ट्स जैकेट पहनी हुई थी और कंधे पर क्रिकेट किट बैग टांगे हुए थे। उनके चेहरे पर सामान्य खिलाड़ियों जैसा ही भाव था। वे सीधे मैदान के अंदर आए और खिलाड़ियों से बात करने लगे। किसी ने पूछा, कहां से आए हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वे भी क्रिकेट खेलने आए हैं और नेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। खिलाड़ियों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैदान में नए लोग अक्सर आते थे। उन्होंने उन्हें खेलने की अनुमति दे दी। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। गेंदबाज रनअप ले रहा था, बल्लेबाज शॉट खेल रहा था। वे दोनों युवक भी मैदान में खड़े होकर खेल देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपने बैग नीचे रखे। एक खिलाड़ी को याद है कि उसने सोचा था अब शायद वे पैड और बैट निकालेंगे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। बैग की चेन खुली और उसमें से ऑटोमेटिक राइफलें बाहर निकली। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंजी। कुछ सेकंड के लिए मैदान जैसे जम सा गया। फिर अफरा तफरी मच गई। खिलाड़ी इधर उधर भागने लगे। कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई दीवार के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में भी लोग घबरा गए। हमलावर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे और उनका निशाना पास का सुरक्षा कैंप था। उनके पास सिर्फ राइफलें ही नहीं, बल्कि ग्रेनेड भी थे। उधर कैंप में मौजूद जवानों ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत सतर्क हो गए। वायरलेस सेट पर संदेश गया कि हमला हुआ है। कुछ ही पलों में जवान अपनी पोजीशन लेने लगे। हमलावर कैंप की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। सड़क पर चल रहे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। दुकानदारों ने तुरंत शटर गिरा दिए। घरों के दरवाजे बंद हो गए। गोलियों की आवाज, चीखें, भागते लोग और लगातार चल रही फायरिंग सब मिलकर डरावना दृश्य बना रहे थे। कुछ जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उनका मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर उन्हें कैंप के अंदर घुसने से रोकना। मुठभेड़ तेज होती गई। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। हर सेकंड भारी लग रहा था। अंततः जवानों ने दोनों हमलावरों को घेर लिया। कुछ देर और गोलीबारी चली और फिर दोनों हमलावर मार गिराए गए। लेकिन जब गोलियां रुकीं, तब सन्नाटा फैल गया। मैदान, जहां कुछ देर पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, अब घायल लोगों की कराह और एम्बुलेंस की आवाज से भर गया था। उस दिन 5 जवान शहीद हुए। कई लोग घायल हुए। जिन परिवारों के लिए यह बस एक सामान्य सुबह थी, उनके लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। शहर में खबर तेजी से फैल गई। कुछ ही घंटों में पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। यह हमला किसने किया और क्या हमलावर अकेले थे? हमले के बाद जब गोलियां थम चुकी थीं और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था, तब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यह हमला किसने किया और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे? घटनास्थल को तुरंत सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया। हर गोली का खोखा, हर बैग, हर सामान को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जाने लगा। मारे गए हमलावरों की पहचान करना भी जरूरी था। उनके पास से हथियार, गोलियां, ग्रेनेड और कुछ निजी सामान मिला। इन्हीं चीजों के बीच से जांच की पहली अहम कड़ी निकली। एक बैग के अंदर से एक छोटी डायरी मिली।
उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। शुरुआत में वे नंबर सामान्य लग रहे थे, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने उन्हें खंगालना शुरू किया तो कई नंबर संदिग्ध पाए गए। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। यह पता लगाया गया कि पिछले कुछ दिनों में किन नंबरों से बातचीत हुई थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि हमलावर अकेले काम नहीं कर रहे थे, उन्हें शहर में मदद मिली थी। जांच की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब एक स्थानीय संपर्क का पता चला। यह व्यक्ति पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में रह चुका था। उसका नाम बशीर अहमद मीर था। बशीर पहले उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा था, लेकिन बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और सामान्य जीवन जीने लगा था। कई लोगों को लगा था कि उसने पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हमले से पहले उसके फोन पर संदिग्ध कॉल आए थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ आसान नहीं थी। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूत सामने रखे गए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने हमलावरों को इलाके में प्रवेश करने और सुरक्षित जगह तक पहुंचने में मदद की थी। उसने उन्हें स्थानीय रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी दी थी। यह खुलासा चौंकाने वाला था। अब जांच एजेंसियों को पता चल चुका था कि साजिश में स्थानीय सहयोग भी शामिल था। बशीर की निशानदेही पर पुलिस ने श्रीनगर के चट्टाबल इलाके में छापेमारी की। यह एक शांत रिहायशी इलाका था, जहां किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि यहां कोई आतंकी छिपा होगा। पुलिस जिस घर पहुंची वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। शुरुआती पूछताछ में लगा कि उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो एक कमरे की अलमारी के अंदर छिपा एक व्यक्ति मिला। वह छिपकर बैठा था ताकि कोई उसे देख न सके। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि उसने हमलावरों को हमले से एक रात पहले पनाह दी थी। उसने उन्हें अपने ठिकाने पर छिपाकर रखा और अगले दिन उन्हें हमले के स्थान के पास छोड़ा। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसे पता था कि वे सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी उन्हें ठहरने दिया। अब जांच और गहरी हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी संपर्कों की जांच शुरू की जिनसे हमलावरों ने बातचीत की थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। कुछ लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने परिवहन या ठहरने की व्यवस्था में मदद की थी। कुछ ने पैसे के लालच में मदद की तो कुछ ने डर के कारण। इस दौरान कई संदिग्धों की पहचान हुई। कुछ गिरफ्तार किए गए जबकि कुछ फरार हो गए। जांच टीमों ने यह भी पता लगाया कि हमलावर शहर में कैसे दाखिल हुए थे। सीमा पार से घुसपैठ के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपाया गया ताकि वे सुरक्षा जांच से बच सकें। जांच के दौरान डिजिटल सबूत भी अहम साबित हुए। मोबाइल फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स से उनकी गतिविधियों का पूरा रास्ता समझ में आने लगा। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। हमले की योजना अचानक नहीं बनाई गई थी। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। हमलावरों ने इलाके की रेकी की थी, सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी और सही मौके का इंतजार किया गया था। इस बीच पूरे शहर में डर का माहौल था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डर रहे थे। स्कूलों और बाजारों में लोगों की संख्या कम हो गई थी। सुरक्षा बलों ने शहर के कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। जगह जगह नाके लगाए गए। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। मामला धीरे धीरे अदालत पहुंचा। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ साजिश, आतंकवाद और हथियारों से जुड़े मामलों में केस दर्ज हुआ। गवाहों के बयान लिए गए। घटनास्थल से जुटाए गए सबूत अदालत में पेश किए गए। लेकिन न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है। कई बार सुनवाई टलती रही। गवाहों को पेश होना पड़ा। कानूनी प्रक्रिया समय लेती रही। इस पूरी जांच ने यह साफ कर दिया कि हमला सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं था। इसके पीछे कई लोगों का नेटवर्क काम कर रहा था। कुछ लोग सीधे साजिश में शामिल थे, जबकि कुछ ने लालच या दबाव में मदद की। शहर ने धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटना शुरू किया, लेकिन उस घटना की याद लोगों के मन में बनी रही। अब अगला सवाल था, इस हमले का असर देश की सुरक्षा और राजनीति पर क्या पड़ा और उन परिवारों पर क्या बीती जिन्होंने अपने अपने लोगों को खो दिया। हमले के बाद सिर्फ बेमिना ही नहीं, पूरा देश इस घटना से हिल गया था। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थी। अखबारों के पहले पन्ने पर यही घटना थी। हर जगह सवाल उठ रहा था कि आखिर यह हमला कैसे हुआ और भविष्य में ऐसे हमलों को कैसे रोका जाए। दिल्ली में संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सरकार से जवाब मांगा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। विशेषज्ञों ने कहा कि अब सुरक्षा रणनीति को और मजबूत बनाने की जरूरत है। सीमा पर भी सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई। निगरानी खड़ी की गई। घुसपैठ के रास्तों पर अतिरिक्त चौकसी शुरू हुई।
सुरक्षा एजेंसियों ने कई नई रणनीतियां अपनाई ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इन चर्चाओं और फैसलों से दूर असली दर्द उन परिवारों के घरों में था जहां उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचे तो पूरे गांव और मोहल्ले उमड़ पड़े। हर कोई अपने उस बेटे को अंतिम विदाई देने आया था जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। किसी घर में बूढ़े माता पिता अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रो रहे थे। कहीं एक पत्नी अपने पति की वर्दी को सीने से लगाए बैठी थी। कहीं छोटे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिता अब वापस क्यों नहीं आएंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बाजार फिर खुलने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, मैदान में फिर क्रिकेट खेला जाने लगा। लेकिन सुरक्षा अब पहले जैसी नहीं रही। हर बैग की जांच होने लगी, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। बेमिना का वही मैदान जहां उस दिन गोलियां चली थीं, आज फिर बच्चों की आवाजों से गूंजता है। नए बच्चे खेलते हैं जिन्हें शायद पता भी नहीं कि कभी यहां गोलियों की आवाज गूंजी थी। आज बेमिना में सुबह फिर सामान्य लगती है। लोग काम पर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, दुकानें खुलती हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, यह उन जवानों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। यह उन परिवारों की कहानी है जो आज भी अपने खोए हुए बेटे, पति और पिता की यादों के सहारे जी रहे हैं। और यह उस शहर की कहानी है जिसने डर और दर्द के बावजूद जीना नहीं छोड़ा। बेमिना की वह सुबह हमें यह याद दिलाती है कि शांति कितनी कीमती होती है और उसे बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।